बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 19 नवंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, जब 9 मई के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ धड़ाधड़ केसेस बन रहे थे, जब उस वक्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले इमरान खान के ऊपर 9 मई का सारा इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो ये बात तय थी कि ये चीज़ें रिवर्स भी होना है। पिछले एक हफ्ते के दौरान 9 मई के ख़िलाफ़ दो बड़े फैसले आए। पहला बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो दूसरा बड़ा फैसला लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत से आया। इंटरेस्टिंगली आज रावलपिंडी वालों ने कमाल कर दिया है, बहुत बड़ा फैसला। इमरान खान को हैरानकुन तौर पर बड़ी खुशखबरी मिल गई है। सूरत हाल में पिछले चंद घंटों के अंदर अचानक बड़ी तब्दीली आई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान की बहन के हवाले से है। इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी साहिबा, जो हसान न्याजी साहब की वालिदा हैं, वही हसान न्याजी जो इस टाइम फौजी तहवील में हैं। 9 मई के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। पिछले 1.5 साल से वो मिलिट्री कस्टडी में हैं। इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी ने कमाल कर दिया है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले 9 मई के वाक़े के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक हैरानकुन कामयाबी मिल गई है। देखिए, 9 मई के बाद दो तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जिनको जेलों में डाला गया और वो आज तक डटे हुए हैं, वो आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिन्होंने इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड मानने से इनकार किया, जिन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि इमरान खान ने 9 मई प्लान नहीं किया। दूसरे वो लोग थे जो टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते रहे, इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड करार देते रहे, इमरान खान के ऊपर सारा मलबा गिराते रहे और अपने आप को क्लियर करके जान छुड़वाते रहे। उनमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अदालतों में जाकर भी 164 का बयान जमा करवाया, यानी वादा माफ गवाह बने कि 9 मई वाकई में इमरान खान ने करवाया। अब जो जो बंदा गिरफ्तार होता, अचानक उसका 164 का बयान किसी ना किसी अदालत में पेश किया जाता और वो वादा माफ गवाह बन जाता कि 9 मई में उसका कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ उसने इमरान खान के कहने पर किया। हैरानकुन तौर पर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोगों ने भी 164 के बयान जमा करवाए जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उम्मीद नहीं थी। अब जाहिर है, जब एक बंदा गिरफ्तार हो जाए या उसको हिरासत में ले लिया जाए या उसको उसके घर से उठा लिया जाए और फिर उसको उठाए जाने के बाद उसको अगर 164 का बयान उसका जमा करवाया जाए, तो सबको पता लग जाता है कि जाहिर है उसके ऊपर कोई जुल्म हुआ होगा, उसके ऊपर कोई जबर हुआ होगा। इसी वजह से उसने वादा माफ गवाह बनने को तरजीह दी। हैरानकुन तौर पर पिछले चंद घंटों के अंदर रावलपिंडी से इमरान खान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर एक 9 मई का ऐसा तगड़ा केस बनाया गया था जिसकी वजह से इमरान खान का ट्रायल फौजी अदालतों में चलने की बातचीत होती थी, और वो था जीएचक्यू हमला केस। वैसे तो मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान उठाए गए, गिरफ्तार हुए। लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया, उसमें भी इमरान खान को नामजद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यानी एक लंबी फहरिस्त है जो लाहौर के कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करने पहुंचे थे और उनको गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को नामजद किया गया था 9 मई के मुकदमात में जीएचक्यू हमला केस के अंदर। और इंटरेस्टिंगली, जिन तीन लोगों के बयानात, जिन तीन लोगों के 164 के बयान के बाद इमरान खान को जीएचक्यू हमला केस में नामजद किया गया था, इंटरेस्टिंगली ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वो तीनों अपने बयानात से मुकर गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्होंने 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद उन्होंने अदालत में 164 का बयान जमा करवाया कि हमें इमरान खान ने जीएचक्यू पर हमला करने का कहा था, हमें इमरान खान ने यह हदायत की थी। इमरान खान को जीएचक्यू हमला केस में नामजद कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली, आज 1.5 साल बाद वही तीनों लोग रावलपिंडी की इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत
عدالت میں یہ بیان جمع کروا رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے 164 کا بیان دیا تھا وہ درست نہیں تھا، وہ ہم نے دباؤ میں آ کر ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، ہمارے اوپر جبر کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ 164 کا بیان اس ٹائم پر جمع کروا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا جی ایچ کیو حملہ کے اس میں کوئی کردار نہیں۔ اب سب کو اسی ٹائم پتا تھا کہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور اٹھائے جانے کے بعد جو بیان جمع کروا رہے ہیں، ویسے تو دنیا بھر کا یہ قانون ہے کہ زیر حراست کسی بھی ملزم نے کوئی بھی بیان دیا ہو، اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ شبہ یہی ہوتا ہے، خدشہ یہی ہوتا ہے کہ پولیس نے ٹارچر کر کے یہ بیان لیا ہو۔ یعنی جو بیان عدالت میں کوئی ملزم دیتا ہے اسی بیان کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب اٹھائے جانے کے بعد یا گرفتار ہو جانے کے بعد اس سے کچھ لکھوایا جاتا ہے تو اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں عدالتی نظام اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو انٹرسٹنگلی صداقت عباسی صاحب جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، واسق قیوم صاحب جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، ان کا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے، اور تیسرے ہیں تنویر علی بٹ صاحب، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ان کا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے۔ انٹرسٹنگلی ان تینوں نے آج سے تقریباً سال سوا سال پہلے انسداد دہشت گردی کی راولپنڈی کی عدالت میں 164 کا بیان عمران خان کے خلاف جمع کروایا تھا اور کہا تھا کہ جناب اس طریقے سے پلاننگ ہوئی، اس طریقے سے ہمیں کہا گیا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے تو آپ نے جی ایچ کیو پر حملہ کرنا ہے، جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کو لے کر لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کو لے کر ایک پورا شور میڈیا کے اوپر مچایا گیا، پورا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب جب انٹرسٹنگلی عدالتوں نے 9 مئی کے کیسز اڑانا شروع کیے، یعنی پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے لاہور پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں شیخ امتیاز، ان کی ضمانت منظور کی جسٹس جمال خان مندوخیل نے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جو 5 صفحات پر مشتمل 9 مئی کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ دی، جس کے اندر ایک ایک چیز لکھی کہ عمران خان 9 مئی والے دن کہاں تھے، ان کو 9 مئی والے دن کس ٹائم گرفتار کیا گیا، اس کے بعد گرفتاری کے وہ کہاں گئے، 2 دن بعد جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ان کو اس ٹائم پر 9 مئی کے واقعے کا بتایا گیا۔ تو عمران خان اس سارے معاملے کے اندر مرکزی ملزم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے تو 9 مئی کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ اب جب چیزیں 9 مئی کے خلاف ہونا شروع ہوئی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنما بھی بول اٹھے کہ وہ جو ہم نے 164 کا بیان دیا تھا وہ درست نہیں تھا، یہ جو اب ہم بیان دے رہے ہیں یہ درست ہے۔ اب ظاہر ہے اس ٹائم کے بیان کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم ان کو گرفتاری کے بعد ان سے بیان لیا گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان کی، بہت بڑی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ چیزیں ریورس اس طریقے سے ہوئی، کم از کم کہ وہ لوگ جن کو ٹی وی پر بلا کر پریس کانفرنسز کروائی گئی، جن کو زبردستی جن سے بیانات دلوائے گئے، اب ان تمام لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ تو الٹیمیٹلی جب بھی کسی آزاد جج کے سامنے، جب بھی کسی تگڑے جج کے سامنے 9 مئی کا کیس لگے گا تو یہ سارے معاملات ریورس ہوں گے۔ اسی وجہ سے یہ پہلے دن سے کہا جاتا تھا کہ آخر کب تک یہ معاملات چل جائیں گے، یعنی ایسے جو ہیں وہ لمبے عرصے تک معاملات نہیں چل سکتے، کسی صورت نہیں چل سکتے، اور یہ چیزیں ریورس ہونی ہیں۔ اب جب کہ عدالتوں سے 9 مئی کے خلاف فیصلے آنا شروع ہوئے تو ان لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا جن لوگوں نے اس ٹائم پر عمران خان کے یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانات اپنے عدالتوں میں جمع کروائے تھے۔ دوسری خبر ہے نورین نیازی صاحبہ کے حوالے سے۔ نورین نیازی صاحبہ جو حسان نیازی صاحب کی والدہ ہیں، حسان نیازی صاحب جو پچھلے تقریباً 1.5 سال سے فوجی تحویل میں ہیں، ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی والدہ نورین نیازی صاحبہ، ان کے شوہر حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ تو اکثر عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں کیونکہ فیملی میں کچھ ڈفرینسز ہیں، لیکن نورین نیازی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اپنے بیٹے حسان نیازی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ نورین نیازی صاحبہ نے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ایک ایسا کام کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 1.5 سال میں نہیں کر سکی۔ ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، یعنی ہمارے وہ دوست جو عدالتوں کو ریگولر کور کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے
कई जगहों के ऊपर इतने फ्लॉस छोड़े हैं, कई जगहों के ऊपर ऐसे मौके छोड़े हैं कि हुकूमत ने, रियासत ने खुद उनके कोर्ट में बॉल फेंका कि उनको खेलने का मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम फ़ायदा नहीं उठा सकी। अब नौरीन नियाज़ी साहिबा ने चंद दिन पहले 2 पिटीशंस दायर की थी। एक पिटीशन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी और दूसरी पिटीशन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में दायर की थी। उन दोनों दरखास्तों के अंदर ये मुतालबा किया गया था कि पंजाब हुकूमत जो है, यानी इस टाइम जो पंजाब में ही इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं, लाहौर में या इस्लामाबाद में, पंजाब हुकूमत जो है वो तफसील बताए लाहौर हाई कोर्ट को भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कि इमरान खान के ऊपर एग्जैक्ट केसेस की तादाद कितनी है, क्योंकि अब जो है वो इमरान खान की रिहाई करीब भी नज़र आती है। इमरान खान के ऊपर जो बड़े मुकदमात हैं वो अपने मनतकी अंजाम को भी पहुंच रहे हैं, उनमें से निकल तो कुछ रहा नहीं है। और जाहिर है जब ये चीज़ें रिवर्स होंगी तो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात भी ख़त्म होंगे। तो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने ये 2 दरखास्तें जुमे वाले दिन गालबन ये दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं उनकी तमाम तर फहरिस्त, तमाम तर थाने, उसका रिकॉर्ड बताया जाए। इंटरेस्टिंगली पिछले चंद घंटों के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में वो पूरा रिकॉर्ड इमरान खान के ऊपर केसेस का रिकॉर्ड जो है वो सामने आ गया। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस हवाले से है क्योंकि पहले ये हो रहा था कि अगर इमरान खान को किसी एक केस में जमानत मिलती तो पता लगता इमरान खान के ऊपर फौरन दूसरा केस भी बन गया। यानी तोशा खाना केस को ही देख लीजिए, तोशा खाना केस में इमरान खान को जमानत मिली तो फौरी तौर पर तोशा खाना 2 केस इमरान खान के सामने मंजर यहाँ पर आ गया। अब इमरान खान गिरफ्तार साइफर केस में हुए थे, लेकिन जब साइफर केस में इमरान खान की रिहाई हुई तो फौरी तौर पर इमरान खान के ऊपर जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस डाल दिया गया। अब इंटरेस्टिंगली जो रिकॉर्ड सामने आया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इमरान खान के ऊपर जो दर्ज झेल मुकदमात हैं उनकी तफसीलात के मुताबिक 58 मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर लाहौर में और 62 गालिबन 62 मुकदमात हैं सिर्फ इस्लामाबाद में। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, वो शख्स जिसकी पूरे सियासी कैरियर में पहले तकरीबन 24-25 साल कोई एक केस उसके ऊपर नहीं हुआ, अचानक वजीर आजम के ओहदे से हटने के बाद उसके ऊपर तकरीबन 200 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए। इमरान खान के ऊपर कई मुकदमात अब खत्म ही हो गए हैं। जो आज तक की ताज़ा अपडेट, ताज़ा जो फहरिस्त इमरान खान के ऊपर बनने वाले मुकदमात की सामने आई है उसके मुताबिक 58 लाहौर में हैं और 62 है इस्लामाबाद में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, वो इस सूरत में कि इन तमाम तर मुकदमात को कोलैबोरेट किया जा सकता है। ज़ाहिर है एक ही नौयत के केसेस हैं, यानी जो लाहौर में इमरान खान के ऊपर केसेस हैं वो कमो बेश इमरान खान के ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं। इसी तरह जो इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान के ऊपर मुकदमात बने हैं वो भी इतने बेहुदा हैं, इतने बचगाना है कि उनका कोई सिर पैर नहीं है। तो इमरान खान के वकला की टीम अगर थोड़ी सी होशियार होगी, अगर थोड़ी सी चालाक होगी और सेंसिबल होगी तो इन तमाम तर मुकदमात को कोलैबोरेट करके किसी एक जज के सामने इन तमाम तर मुकदमात को लगवाया जा सकता है और तमाम मुकदमात एक झटके में ख़त्म भी करवाए जा सकते हैं। ये वो मुकदमात हैं जो काबिल ज़मानत हैं, जिनमें ज़मानत आराम से हो सकती है और किसी मुकदमे में गिरफ्तारी का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि बड़े कमज़ोर मुकदमात हैं। इमरान खान के ऊपर मुकदमात तो सवाब समझ कर बनाए गए थे ना, यानी ट्रैफिक की रवानी में खलल डाल दिया तो मुकदमा हो गया, इमरान खान ने एहतजाज किया तो मुकदमा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा कर दिया तो मुकदमा इमरान खान के ऊपर हो गया। इस किस्म के मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए। तो ये नौरीन नियाज़ी साहब ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला था कि उन्होंने अदालतों से ये दरख्वास्त की थी कि आप इदारों से जो मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर उनकी तफसीलात तलब करें। और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब एक तगड़े जज हैं, उन्होंने लाहौर में भी ये हुक्म दिया था और इस्लामाबाद में भी हुक्म दिया था और बिल आखिर वो मुकदमात की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं, जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल 9 मई के मुकदमात को धचके लगते जा रहे हैं। 9 मई के हवाले से जो भी प्लानिंग की गई थी हुकूमत की जानिब से उस प्लानिंग को धचके लगते जा रहे हैं। वो लोग भी बोलना शुरू हो गए हैं जिनसे उस टाइम पर 164 के बयान ज़बरदस्ती लिए गए थे। ज़बरदस्ती तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती ना लिए गए होते तो इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा वादा माफ गवाह बनने से इनकार ना करते और इमरान खान के खिलाफ जो बयान उन्होंने उस टाइम दिया था वो बयान अपना वापस ना लेते। तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।